ये माना कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा काम किया गया है। अब इसके बाद जो मतभेद है वो बढ़ने लगे। फिर उसके बाद अब अल्पसंख्यक को तो अपने तरफ राजीव गांधी ने कर लिया ये कानून लागू करके, लेकिन बहुसंख्यक की बारी आई तो उनको बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाना पड़ा। बात 2024 की है, 24 का चुनाव सिर पे है। भाजपा के 3 मुख्य वादों में से ये एक मुख्य वादा है। बाकी 2 अगर बात की जाए तो राम जन्मभूमि है, उसका पूरा उन्होंने उसका कर दिया है। 3 तलाक उन्होंने पूरा कर दिया, 3 तलाक पूरा कर दिया। फिर उसके बाद धारा 370 जो था वो भी उसको भी उन्मूलन हो गया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड 1950 के दशक से ये बात चलते आ रही है। उस समय से लेकर के आज तक अब सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, मौका है हटाने का, तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बड़े बड़े जो है वादे और बड़े बड़े स्टेप्स लेना शुरू कर चुकी है। सीआरपीसी की जो 125 की जो धारा है वो कहती है कि सभी देश के नागरिकों को, जो भी महिलाएं हैं, जो कि तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन लोगों को थोड़ा ना थोड़ा राशि जो है वो पति की तरफ से मिलना चाहिए जीवन यापन के लिए, अगर वो कुछ नहीं करती हैं। सबसे पहले यूसीसी का जो मुद्दा है वो तमाम जो जनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि यूसीसी का मुद्दा है क्या। जो ये कानून पारित हुई इसकी वजह से वो केस हार गए। तो शरीयत कानून है जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बोलते हैं, 1937, तो उसके हिसाब से 3 महीने तक जो है एक मामूली सी राशि जो है वो अपनी पत्नी को उन लोगों को देना पड़ता है। वहाँ के समुदाय तय करते थे इसको, राशि को, कि हाँ जब तलाक हो जाए तो उसके बाद वहाँ के समुदाय के जो लोग हैं तो तय करते हैं इतनी राशि 3-4 महीने तक उनको भुगतान किया जाए। हाँ, 3 महीने तक उनको भुगतान किया जाए। तो ऐसा अक्सर होता है निखिल कि जब भी संविधान की बात की जाए तो 2 जगह पेच फंस जाती है। पहला कि हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म की बात माने, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात माने और केवल 3 महीने तक भत्ता दी जाए, या फिर भारतीय संविधान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 को माने जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देना अनिवार्य है कि आप जो है एक ऐसा कानून बनाए जो कि नागरिकों के लिए समान हो। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। यूसीसी का मुद्दा फिर से गर्मा उठा है और इस पर लगातार विवाद और वाद विवाद चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रह्मचारी आशीष हैं। आशीष, ये बताइए कि यूसीसी का मुद्दा फिर से गर्मा गया है, क्यों सरकार और कोर्ट के बीच और समुदाय के बीच ऐसी भिड़ंत हो रही है? देखिए निखिल, सबसे पहले यूसीसी का जो मुद्दा है वो तमाम जो जनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि यूसीसी का मुद्दा है क्या। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूसीसी का मुद्दा जो है वो एक मतलब पर्टिकुलर धर्म विरोधी है, वो हमारे समाज के एक समुदाय के खिलाफ है, लेकिन ऐसा यूसीसी वास्तव में है नहीं। तो वास्तव में यूसीसी जो है वो ये है कि जो बहु विवाह प्रथा है, फिर गोद प्रथा अधिनियम है, इन सब के लिए समान कानून लेकर के आने के ऊपर सरकार जो है वो विचार कर रही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि मान लीजिए कि 1985 के शबानो केस की बात की जाए तो शबानो जो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी, 60 वर्षीय शबानो ने इंदौर के लोकल कोर्ट में केस किया कि उनके पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया है, तलाक दे दिया है। 3 तलाक चलता था जी, हाल ही में 3 तलाक को खत्म किया गया है, लेकिन उस समय 3 तलाक जो था वो जारी था। तो उसके बाद जब तलाक दे दिया जाता है तो उसके बाद जो शरीयत कानून है जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बोलते हैं, 1937, तो उसके हिसाब से 3 महीने तक जो है एक मामूली सी राशि जो है वो अपनी पत्नी को उन लोगों को देना पड़ता है। वहाँ के समुदाय तय करते थे इसको, राशि को, कि हाँ जब तलाक हो जाए तो उसके बाद वहाँ के समुदाय के जो लोग हैं तो तय करते हैं इतनी राशि 3-4 महीने तक उनको भुगतान किया जाए। हाँ, 3 महीने तक उनको भुगतान किया जाएगा। तो उसको लेकर के जो ये शबानो थी, इन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद मैं क्या करूंगी, तो इन्होंने कोर्ट में जो है केस किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उनको जो है जीवन भत्ता मिलना चाहिए। देखिए, सीआरपीसी की जो 125 की जो धारा है वो कहती है कि सभी देश के नागरिकों को, जो भी महिलाएं हैं, जो कि तलाकशुदा महिलाएं हैं,
उन लोगों को थोड़ा ना थोड़ा राशि जो है वो पति की तरफ से मिलना चाहिए जीवन यापन के लिए, अगर वो कुछ नहीं करती हैं तो। अब देखिए, सबानो की 3 बेटे 2 बेटियां थी। अब उनको लेकर के वो कहां जाती, क्योंकि उनके पास कामकाज नहीं था। तो ये केस धीरे धीरे बढ़ता गया और ये 1980s के आसपास सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के एक बयान ने इस केस में और भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का बयान यह था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से ऊपर किसी भी धर्म को नहीं देखा जाना चाहिए। तो जब ये बात बोल दिया तो मुसलमानों को लगा, मुस्लिम के धर्म गुरुओं को लगा कि ये बात शायद उनके धर्म के खिलाफ है। बस इसके तुरंत बाद क्या हुआ, फतवा जारी कर दिया गया। फतवा जारी होता था, फतवा जारी होता है। फतवा जारी होने के बाद ही कुछ चुनाव हुए। असम में चुनाव हुआ और कांग्रेस उसमें हार गई, क्योंकि वहां पे जो है मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी और उन लोगों ने उस समय समर्थन नहीं दिया। फिर उसके बाद बिहार में उपचुनाव हुए सिवान में, तो शहाबुद्दीन 70,000 मत से जीत करके आ गए। जब इन सब डिटेल्स को देखा तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक कानून को ले आया। उस कानून का नाम था द मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। ये 5 मई को भारत के संसद में पास कर दिया गया और इस वजह से जो सबानो जो केस जीत रही थी वो केस वो हार गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बयान के हिसाब से वो केस जीत चुकी थी, लेकिन जो ये कानून पारित हुई इसकी वजह से वो केस हार गई। अब इसके बाद देखिए निखिल क्या हुआ कि पूरे देश में जो विपक्षी दल थे और लोगों ने ये माना कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा काम किया गया है। अब इसके बाद जो मतभेद है वो बढ़ने लगे। फिर उसके बाद अब अल्पसंख्यक को तो अपने तरफ राजीव गांधी ने कर लिया ये कानून लागू करके, लेकिन बहुसंख्यक की बारी आई तो उनको बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाना पड़ा ताकि लोग जाकर के वहां पे पूजा अर्चना कर सके। फिर उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद जो है वो तोड़ दिया गया था, किसी हंगामा हुआ था, हंगामा हुआ, दंगा हो गया और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो ऐसा अक्सर होता है निखिल कि जब भी संविधान की बात की जाए तो 2 जगह पेच फंस जाती है। पहला कि हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म की बात माने, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात माने और केवल 3 महीने तक भत्ता दी जाए, या फिर भारतीय संविधान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 को माने जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देना अनिवार्य है। तो ये जो पेच फंस जाती है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को आगाह किया कि आप जो है एक ऐसा कानून बनाए जो कि नागरिकों के लिए समान हो। तो इसको लेकर के देश में जो है गलत प्रचार प्रसार किया गया कि ये किसी किसी एक समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो जितने भी दांव पेच फंसते हैं इनको हटाने के लिए। बात 2024 की है, 24 का चुनाव सिर पे है। भाजपा के 3 मुख्य वादों में से ये एक मुख्य वादा है। बाकी 2 अगर बात की जाए तो राम जन्मभूमि है, उसका कर दिया है। 3 तलाक उन्होंने पूरा कर दिया, 3 तलाक पूरा कर दिया। फिर उसके बाद धारा 370 जो था वो भी उसको भी उन्मूलन हो गया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड 1950 के दशक से ये बात चलते आ रही है। उस समय से लेकर के आज तक अब सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, मौका है हटाने का। तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बड़े बड़े जो है वादे और बड़े बड़े स्टेप्स लेना शुरू कर चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं फिर से अगर ये सरकार इसको लागू करना चाहे तो कहीं ना कहीं इनको भी नुकसान झेलना पड़ जाएगा, अल्पसंख्यक का वोट कहीं डाइवर्ट ना हो जाए? देखिए निखिल, ऐसा अक्सर होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पार्टी माना जाता है जिससे कि अल्पसंख्यक आबादी वोट नहीं देती है, ऐसा माना जाता है। वो हिंदुत्व, क्योंकि ये लोग जो हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं इस वजह से। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री इजिप्ट गए थे। इजिप्ट एक मुस्लिम देश है और वहां के जो सरकार है उसने वहां के सबसे बड़े सम्मान से उनको नवाजा है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आबादी जो है उसके वोट बैंक जो है मोदी जी को नहीं मिलेगा या भाजपा को नहीं मिलेगा। भाजपा को वोट मिल सकता है। हालांकि बात यह है कि हाल ही में बीजेपी के एक नेता हैं
अश्विन उपाध्याय। तो उन्होंने वो कई साल से जो है कोर्ट में, ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो है याचिका डाले हुए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इस देश में लागू होना चाहिए। उनके बाद में और भी बहुत सारे पिटीशंस डाले गए। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या किया कि सारे पिटीशंस को सम अप कर दिया, एक साथ इंक्लूड कर दिया, और उसके ऊपर भारत सरकार से कहा, भारत सरकार को कुछ समय दिया और बोला कि आप एक यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कीजिए। निखिल, ऐसा पहली बार नहीं है कि देश में यूसीसी लागू होने जा रहा है। आप बता रहे थे कि कई राज्यों में ये लागू है। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि अगर बात की जाए तो गोवा में ये पहले से ही लागू है, और गोवा में यूसीसी का पालन होता है। जो नियम तोड़ता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक उसी तरीके से हाल ही में उत्तराखंड में इलेक्शन हुए थे और भाजपा चुनाव जीत करके आई। तो उस समय भाजपा जो अपना मैनिफेस्टो जारी की थी, घोषणा पत्र में कहा था, संकल्प पत्र आजकल भाजपा उसको नाम देती है, तो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि वो यूसीसी को लागू करेगी। और आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड की राजनीति में बहुत उथल पुथल है, ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। तो ठीक उसी के तर्ज पे पूरे के पूरे भारत में जो है यूसीसी लागू करने की भाजपा की तैयारी है। हालांकि ये बात भी गलत नहीं है कि भाजपा कहीं ना कहीं इससे, इस वादे को पूरा करके अपने जो बहुसंख्यक आबादी के वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है उस तरीके से लोगों को ये लगता है कि ये लॉ मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली जो दांव पेच संविधान की वजह से सुप्रीम कोर्ट को या अन्य न्यायाधीशों को झेलना पड़ता है, जिस दांव पेच में वो लोग फंस जाते हैं, उसको सुलझाने की ये एक जो है प्रतिक्रिया है या कोशिश है। अच्छा, ये बात लगातार होती है कि नए नए संशोधन होते हैं संविधान में, नए संविधान में नियम लागू किए जाते हैं, तो लोग को बरगलाया भी जाता है। सीए आया, उस समय लोगों को बरगलाया गया। अब ये यूसीसी आ रहा है, उसमें भी लोगों को बरगलाया जा रहा है। क्या लगता है इसका असर हमारे जो चुनाव आने वाले हैं उस पर पड़ेगा? इसका कुछ भी असर? देखिए निखिल, चुनाव पे इसका जो असर है वो जाहिर सी बात है कि पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो अपने बात को रख नहीं पाए लोगों के बीच। भले विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगी कि ये गलत है, या फिर विपक्ष सही में इस बात को बता पाएगी कि ये गलत है, लेकिन विपक्ष अपनी कोशिश में सफल रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो एक कह सकते हैं दायरा बनाया है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के इर्द गिर्द बना लिया है। तो विपक्ष पहले भी कारगर साबित हुई है सीएए के बारे में लोगों को बताने में कि ये गलत है। एक व्यक्तिगत समुदाय की बात की जाए तो उसके लिए ये जो है फायदे की बात नहीं है। ठीक उसी तरीके से विपक्ष इस बात को भी बताने की पूरी कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। और इसके पीछे की जो पूरी की पूरी गलतियां जो है वो किसी की नहीं है, भाजपा सरकार की ही गलतियां हैं, क्योंकि इसी ने अपने वोट बैंक को जो है एक पर्टिकुलर बहुसंख्यक आबादी के चारों ओर कहीं ना कहीं रखा है। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्मचारी आशीष, जिन्होंने यूसीसी के बारे में किस तरीके से विस्तार में बताया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसको लागू करने के लिए लगी हुई है उसका असर कहीं ना कहीं उनको लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। वहीं इन्होंने साफ साफ बता दिया कि यूसीसी के कितने फायदे हैं और इसको लागू करने में क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं और इसको लागू करना क्यों जरूरी है। इस तमाम के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।